हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अताउर रहमान नूरी आप सभी का नूरी एकेडमी पर इस्तकबाल करता हूँ। आज आप नया अपीयरेंस देख रहे होंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अन एकेडमी पर मैं यूपी टेट, एच टेट, आर टेट और नेट एग्ज़ाम के कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एमएस सेट एग्ज़ाम के हवाले से नोटिफिकेशन जाहिर हुआ, जिस पर मैंने 2 लेसन क्रिएट किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस पर कुछ क्यूरीज थी और उन्होंने सवालात कायम किए, और कम्युनिटी में भी मैंने कुछ सवालात पूछे थे स्टूडेंट्स से कि आपको किस किस्म की दुश्वारियां आ रही है, ताकि हम उसका सोल्यूशन आपके सामने पेश करें। उसे मैंने लिख लिया है। जैसे सेट का सिलेबस अलग होगा, पुराना सिलेबस होगा, या नेट का जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग होगा। दूसरे, क्या दूसरी रियासतों के स्टूडेंट्स सेट एमएच सेट एग्जाम दे सकते हैं क्या? 40% एग्रीगेट का क्या मतलब हुआ? 6% क्वालिफायर, इसका मतलब क्या हुआ? या फिर एमएच सेट क्लियर करने के बाद क्या जॉब मिल जाना फाइनल होता है? इस तरह के और भी सवालात है। जैसे एचएससी सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, एसएससी सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, या फिर जो कैंडिडेट अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, क्या वो पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात एक एक करके हम आज के इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है, चाहे वो पेट एग्जाम हो, रेट एग्जाम हो, सेट एग्जाम हो या नेट एग्जाम हो, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है। जैसे एमएच सेट एग्जाम 32 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जा रहा है। यह कंडक्ट किसके जरिए से किया जा रहा है? सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। और ये 35वां सेट एग्जाम है। इस एग्जाम को क्रैक करने वाला महाराष्ट्र और गोवा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल होता है। तो 32 सब्जेक्ट्स जिसकी लिस्ट हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसमें मास्टर डिग्री क्या क्या है। जैसे एमए, एमएससी, एमटेक, एलएलएम, एमएड, एमसीएस, एमई। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई। यानी जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि मैं सर अभी डीएड में हूँ, बीएड में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? अगर वो मास्टर डिग्री के बाद बीएड कर रहे हैं तो वो यकीनन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो बैचलर के बाद बीएड कर रहे हैं, उनकी मास्टर डिग्री नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री का होना है। दूसरी चीज, सिलेबस कौन सा रहेगा? न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस, या एनटीए ने जो सिलेबस अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है वो रहेगा। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये शुरू से ही कॉपी पेस्ट की आदी रही है। कभी भी इसने मेहनत करने की कोशिश नहीं की। इसलिए आप इस पर जंबल होना छोड़ दीजिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ नया सिलेबस आपके सामने पेश करेंगे। ये हमेशा से कॉपी पेस्ट करने वाली रही है। आप अदर स्टेट की सेट एग्जाम को देख लीजिए, चाहे वो वेस्ट बंगाल का सेट एग्जाम हो या किसी और स्टेट का, उनका एक पर्टिकुलर प्रोफार्मा है। उनके यहाँ प्रोफेसर्स हजरात मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क के बाद एक सिलेबस क्रिएट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उस स्टेट का सेट एग्जाम होता है। लेकिन आप पहले भी महाराष्ट्र के सेट को देख लीजिए, वही यूजीसी का ओल्ड सिलेबस उन्होंने अपलोड कर रखा था। उन्हें यह तक तौफीक नहीं हुई थी कि सब्जेक्ट उर्दू, नेट एग्जाम में सब्जेक्ट उर्दू का जो कोड है वो 28 है और सेट एग्जाम में जो उसका कोड है वो 5 है। तो उनको इतनी तक तौफीक नहीं हुई कि वो 28 को 5 कर लेते। एज इट इज एनटीए या यूजीसी की वेबसाइट पर, प्रीवियस वेबसाइट पर जो सिलेबस मौजूद था उसे उन्होंने डाउनलोड किया और यहीं पर अपलोड कर दिया। यानी पेपर कोड भी उन्होंने चेंज नहीं किया। इस मर्तबा भी उन्होंने यही किया है। क्या कि एनटीए ने अभी जो नया सिलेबस अपलोड किया है अपनी साइट पर, उसी सिलेबस को उन्होंने उठाकर एमएस सेट की साइट पर अपलोड कर दिया है। यानी कुल मिलाकर ये कि आपको 2 सिलेबस नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस आपका एनटीए नेट एग्जाम का है वही सिलेबस आपका सेट का भी रहेगा। खुशाइन बात है, आपको 2 सिलेबस में ज्यादा वक्त जाया नहीं करना है।
आप एक सिलेबस को स्टडी करके 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और 2 एग्जाम को दे सकते हो। तो सिलेबस एज इट इज रहेगा जो एनटीए ने अपलोड किया है, यानी नया वाला सिलेबस जो अभी अपलोड हुआ है 1 महीना पहले। इससे पहले का जो सिलेबस है वो इस मर्तबा नहीं रहेगा, यानी जो सीबीएसई और यूजीसी का सिलेबस था उसकी वीडियो मैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर विजिट करके नए सिलेबस को देख सकते हैं। एक और खास बात उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड कि नए सिलेबस में कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, उस पर हमारी रिसर्च जारी है, बल्कि कंप्लीट हो चुकी है। 1-2 रोज में हम उस पर वीडियो आपके सामने पेश कर देंगे कि जो 10 यूनिट बनाई गई है, हर यूनिट पर कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसलिए कि अब तक जो खेल खेला जा रहा था गाइड का, और कैंडिडेट गाइड रिफर कर रहे थे, रद्दियों को पढ़ रहे थे और रद्दी बेची जा रही थी, अब वो वाकई में डस्टबिन की जीनत बन चुके हैं, क्योंकि सिलेबस नया है। अब वो रद्दी बिकने वाली नहीं, ना स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाने वाली है। तो आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ने होंगे और वो टेक्स्ट बुक की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मैं अभी एमए कर रहा हूं, मास्टर डिग्री में हूं। मास्टर डिग्री से मुराद आप कोई भी ले लीजिए, एमएड ले लीजिए, एमसीएस ले लीजिए, एमई ले लीजिए, एमएससी ले लीजिए, एनी मास्टर डिग्री। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और फर्स्ट ईयर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। देखिए मास्टर डिग्री 2 तरह की होती है, ये तो फिक्स है कि मास्टर डिग्री 2 साल की होती है। 2 तरह की किस तरह? कुछ मास्टर डिग्री ईयर वाइज होती है, यानी उनका सालाना एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है और उसमें आपको जो मार्क्स है 55% है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आप मास्टर डिग्री 4 सेमेस्टर वाली कर रहे हो और आपके 2 सेमेस्टर क्लियर हो गए हैं, आप अभी 3rd सेमेस्टर में हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका मतलब ये निकल कर आया कि अगर मास्टर डिग्री में आपका 1 साल पूरा हो चुका है और 2 सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपके पास मौजूद हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसमें ओपन कैंडिडेट के लिए 55% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% का होना जरूरी है। हम अपने ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री को हलवे में लिया और वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 55 का जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाए। उनमें जज्बा था, जोश था, वो एग्जाम देना चाहते थे, मगर परसेंटेज की कमी की वजह से वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। इसलिए अगर जो स्टूडेंट मास्टर डिग्री में है वो सीरियस इस बात को ले और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज हासिल करने की कोशिश करे। तो मैं समझता हूं कि ये क्यूरी भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब भी कोई बात बाकी रही थी तो आप कमेंट करें, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। इस मर्तबा आधार नंबर के साथ साथ एचएससी और एसएससी सर्टिफिकेट नंबर भी पूछा जा रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी नहीं मालूम कि एसएससी सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, एचएससी सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। देखिए, एक होता है आपका रिजल्ट, 10 का रिजल्ट, 12 का रिजल्ट, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी आता है, 10 का सर्टिफिकेट और 12 का सर्टिफिकेट। इसे ही एसएससी सर्टिफिकेट और एचएससी सर्टिफिकेट कहा जाता है। जब आप लास्ट में जाओगे तो वहां पर लिखा होता है दिस इज एचएससी सर्टिफिकेट नंबर A123456, इस तरह से उसका नंबर होगा। आप स्क्रीन पर, मैं एडिटर से गुजारिश करूंगा कि स्क्रीन पर वो पिक्चर लगा दे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। उसके बाद फॉर्म फिल करते समय एक क्यूरी निकल कर आ रही है कि कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो हम किस तरह रखें। देखिए, जिस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम मौजूद है आप उसी तरह उसको फिल करने की कोशिश करें, सीक्वेंस बिगाड़िए नहीं, वरना अगर आप उम्मीद करते हो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और क्वालिफाई करने के बाद आपका नाम सर्टिफिकेट पर, एमएस सेट सर्टिफिकेट पर उसी तरह रहेगा जिस तरह आपने यहां पर इंटर किया। इसीलिए मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूं कि जब भी फॉर्म फिल करें तो अच्छा नया फोटो, रिसेंटली फोटो अपलोड करने की कोशिश करें किसी भी फॉर्म में। इसलिए कि जब आप उस फॉर्म को क्रैक कर लेते हो तो उसके सर्टिफिकेट पर वही फोटो अपलोड होकर आता है। आप 2019 के एग्जाम दे रहे हो और 16 का फोटो अपलोड करते हो और उसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट आता है तो एक बच्चे की फोटो उसके ऊपर नजर आती है। तो इस तरह मत कीजिए। उसके बाद एक अहम क्वेश्चन था, सर एज लिमिट क्या है। देखिए, एज लिमिट की बात वहां पर आती है जहां पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल नेट एग्जाम, उसमें जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। क्यों है?
इसलिए कि अगर कैंडिडेट जीआरएफ क्लियर करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे फेलोशिप अवार्ड करती है। एमएस सेट एग्जाम में फेलोशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी यहां से आपको फेलोशिप नहीं मिलने वाली, पीएचडी में भी नहीं, एमफिल में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल करार पाओगे। इसलिए यहां पर एज लिमिट किसी भी किस्म की नहीं है। आप कितने ही उम्र के हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन था पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज क्या होंगी। तो देखिए पेपर फर्स्ट की जो लैंग्वेज होती है वो दो होती है, एक इंग्लिश, उसी के सामने हिंदी में। ये सभी 32 सब्जेक्ट्स कैंडिडेट को इसी तरह से पेपर फर्स्ट मिलेगा, दो लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश। और जो पेपर सेकंड होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा, उसमें जो उनके सब्जेक्ट की लैंग्वेज होंगी उसमें उनको पेपर फराहम किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो मराठी सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो पेपर मराठी में होगा, अगर वो उर्दू से दे रहे हैं तो पेपर उर्दू में होगा, अगर वो इंग्लिश से दे रहे तो जैसे पेपर फर्स्ट था इंग्लिश में उसी तरह पेपर सेकंड भी इंग्लिश में होगा। उसके बाद बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट ने कहा था क्या सर अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसका क्या फायदा होगा। बेशक पूरे इंडिया से कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, हम फेडरल सिस्टम में रह रहे हैं, यूनाइटेड सिस्टम में रह रहे हैं, हमारे यहाँ जितनी रियासतें, हर रियासत का कैंडिडेट एमएस सेट का फॉर्म फिल कर सकता है। उसका फायदा ये होगा कि जब भी महाराष्ट्र और गोवा गवर्नमेंट की जानिब से वैकेंसीज डिक्लेयर की जाएंगी तो वो उस वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, यहाँ पर आकर सर्विस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इस सेट एग्जाम का फायदा उनको अपनी स्टेट में नहीं होगा, इसलिए कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सेट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्जाम देता है तो इसका फायदा उन्हें महाराष्ट्र और गोवा में होगा, वेस्ट बंगाल में नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी आप क्लियर कर ले। उसके बाद मैंने प्रोस्पेक्टस जो डील किया था उसमें बताया था कि 40% एग्रीगेट होना जरूरी है और जो क्वालिफायर कैंडिडेट का जो नंबर है वो 6% है, यानी अगर 100 बच्चे 40% से ज्यादा एग्रीगेट नंबर लाते हैं तो टॉप 6 कैंडिडेट ही को क्वालिफाई किया जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 40% तो एग्रीगेट है, मुझे 40-42% लाना है और मैं पास हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। आप एलिजिबल होंगे क्वालिफायर की लिस्ट में जाने के लिए और जो टॉप 6% होंगे वही क्वालिफायर कहलाएंगे। फिर 45% का मकसद क्या रह जाता है, एक ने ये पूछा था 40% एग्रीगेट मतलब क्या। मतलब ये है कि पेपर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का, कुल नंबर हुए 300 मार्क्स, 40% यानी 120 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेपर फर्स्ट में 50 मार्क्स हासिल करते हो, पेपर सेकंड में 70 मार्क्स हासिल करते हो तो आपकी 120 मार्क्स हो गई, 40% एग्रीगेट आपका बन गया। अब आप रेस में शामिल हो गए उन 6% क्वालिफायर की लिस्ट में, यानी आप लिस्ट में शामिल है। अगर आपको 40% है ही नहीं तो आप पहले ही बाहर हो जाओगे, उस 6% की रेस में आप आ ही नहीं सकते। पहले दोनों पेपर में 35% लाने होते थे लेकिन अब उसको एग्रीगेट कर दिया गया है। ओपन के लिए 40% था और रिजर्व के लिए 35, लेकिन अब उसे 40% एग्रीगेट बना दिया गया है। इससे स्टूडेंट को यह फायदा हुआ कि कुछ लोग सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, जैसे उर्दू ले लीजिए, उर्दू में बहुत अच्छा नंबर वो हासिल करते हैं लेकिन पेपर फर्स्ट इंग्लिश में होने की वजह से वहां पर उनका नंबर्स जो होते हैं, मार्क्स जो होती है बहुत कम होती है, तो वो ऐसे ही बाहर हो जाते थे रेस से। तो अब यहां पर उनके लिए बेनिफिट ये होगा कि अगर वो पेपर फर्स्ट में 30 मार्क्स लेते हैं और पेपर सेकंड में 90 मार्क्स हासिल कर ले तो ऑटोमेटिक वो एग्रीगेट में आ गए और रेस में शामिल हो गए। तो ये उसका मतलब होता है 40% एग्रीगेट का। 6% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी मैंने यहां पर वाजे कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा गया था, क्या एमएस सेट क्लियर करने के बाद सर्विस फाइनल है। तो देखिए हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब के लिए अब बेहद ज्यादा मारामारी है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, जिस वक्त एमएस सेट एग्जाम में उर्दू सब्जेक्ट शामिल किया गया था उसी टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले ही साल में उर्दू सब्जेक्ट से मैंने एमएस सेट एग्जाम क्लियर किया था और मैं अपने शहर मालेगांव का अव्वलीन एमएस सेट क्वालिफायर हूं। 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 स्टार्ट हो चुका है। अब तक गवर्नमेंट ने किसी भी किस्म की
वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की है। तो आप लेसन सुनकर, लेक्चर सुनकर, कोई यूपी से आ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है कि चलो मैं एमएस सेट एग्जाम देता हूं, क्रैक कर लूंगा, सर्विस मिल जाएंगी। क्रैक कीजिए, आप आइए, आपका स्वागत है हमारी रियासत में। मगर आप इस खुशफहमी में मत आइए कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद मुझे महाराष्ट्र में नौकरी मिल जाएंगी। यहाँ पर टीटी के लिए नौकरी नहीं है, पीजीटी के लिए नौकरी नहीं है, नेट के लिए नौकरी नहीं है। नेट जेआरएफ क्लियर करके बैठा हूं, मगर यहाँ पर किसी किस्म की कोई वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं की गई है। आपने सवाल किया था, इसलिए उसका जवाब देना मेरे लिए जरूरी था। आप दूर दराज का सफर तय करके आओगे और अगर आपको मायूसी हाथ लगती है तो हमारे चैनल का रेपुटेशन भी डाउन होगा। इस वजह से तमाम तरह सूरत हाल से हमने आपको आगाह कर दिया। जो नए व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो हमारे परमानेंट व्यूअर्स है उनसे गुजारिश करूंगा कि अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे लेसन्स कम आप आ रहे हैं, लेकिन अनअकैडमी पर रेगुलर लेसन आ रहे हैं, तो आप वहां पर मुझे सुन सकते हो। अब भी कुछ क्यूरी बाकी है, कमेंट करें, मैं आपका जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें मैं उर्दू के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए वो आपके सामने पेश करूंगा। इसी के साथ यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल में किन किन किताबों को हम पढ़े उस पर भी एक लेक्चर अनकरीब आने वाला है। खुदा हाफिज।